हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों आज एक नई सीरीज़ से बात करेंगे हिंदी की पेडागोजी। जो भी सीटेट का एग्ज़ाम आने वाला है तो हिंदी की पेडागोजी से 15 नंबर जो आएंगे वो क्वेश्चन आंसर आएंगे जो पेडागोजी के होंगे, और 15 क्वेश्चन जो होंगे वो पैसे से। तो आज पेडागोजी पढ़ते हैं और देखते हैं हिंदी की पेडागोजी क्या कहलाती है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, देखो हिंदी की पेडागोजी में सबसे पहले हमें पढ़ना है भाषा किसे कहते हैं। दूसरे नंबर पर दोस्तों हमें पढ़ना है बोली या वाणी किसे कहते हैं। फिर नेक्स्ट नंबर पर हमें पढ़ना है दोस्तों व्याकरण किसे कहते हैं। नेक्स्ट नंबर पर पढ़ना हमें भावभाषिकतावाद किसे कहते हैं। नेक्स्ट नंबर पर पढ़ेंगे हम भाषा के कौशल। नेक्स्ट नंबर पढ़ेंगे हम शिक्षण सहायक सामग्री। यानी हिंदी के पेडागोजी में हमको ये 6 चैप्टर पढ़ने हैं। अब इन 6 चैप्टर में सबसे पहले आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सबसे पहले हम भाषा, यानी ये वाला पहला चैप्टर। अब इसमें सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं भाषा की। देखो भाषा किसे कहते हैं। देखो भाषा भावों एवं विचारों को प्रकट करने का माध्यम है। जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने विचार प्रकट करता है। अब थोड़ा नेक्स्ट देखेंगे। अगर हम नोट डाल के देखें तो आपसे ये पूछेगा भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया। तो आपको लगाना है चौमस्की। अगर आपसे ये पूछे भाषा समस्या का सिद्धांत किसने दिया, तो आपको लगाना लॉर्ड मैकाले। अगर आपसे ये पूछे कि त्रिभाषा सूत्र किसने दिया, तो आपको लगाना है कोठारी आयोग। और कोठारी आयोग कब आया, 1964-66 में। देखो समझना, थोड़ा नेक्स्ट देखेंगे हम एक को नोट डाल के। प्राथमिक स्तर पर एक बालक को
उसकी मातृभाषा या स्वाभाविक भाषा को महत्व दिया जाता है। अब समझना भाषा किसे कहते हैं। जो मैंने आपको ये बताया कि हिंदी के पेडागोजी में हमें इतने चैप्टर पढ़ने हैं। भाषा पढ़नी है, बोलिया वाणी पढ़नी है, व्याकरण पढ़ना, भावात्मकता बात पढ़ना, भाषा के कौशल शिक्षण सहायक सामग्री। अब इसमें पहला पार्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, भाषा किसे कहते हैं। देखो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि भाषा जो होती है वो भावों एवं विचारों को प्रकट करने का एक माध्यम होता है, जिसके द्वारा व्यक्ति क्या प्रकट करता है, अपने विचार प्रकट करता है। यानी जब एक हम प्राथमिक स्तर पर बालक को पढ़ाएंगे तो सबसे पहले उसकी भाषा को मान्यता देंगे, जो मैंने यहां पर लिखा है उसकी मातृभाषा या स्वाभाविक भाषा। अभी हमें उसे कुछ सिखाना नहीं है, यानी प्राथमिक स्तर पर जो बालक आया है उसको पहले हमें एक्सेप्ट करना है कि वो कैसी भाषा बोल रहा है, सही बोल रहा है गलत, वो वाली भाषा को हमें प्रयोग करना है। उसके बाद उसे हम आगे चलते हैं। लेकिन इसी में आगे अगर देखेंगे हम तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछ रहा है। अगर वो आपसे ये पूछता है कि भाषा का विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो आपको बताना है चॉम्स्की, जो आपको सीटेट में संस्कृत और हिंदी में और इंग्लिश में कहीं ना कहीं जरूर मिलता है। अगर वो पूछता भाषा समस्या के जनक कौन है, तो आपको लगाना है लॉर्ड मैकाले। अगर वो सन पूछे तो आपको बतानी है 1835। अगर वो आपसे ये पूछे कि त्रिभाषा सूत्र किसने दिया, तो आपको बताना है कोठारी आयोग 1964 और 66 में। यानी भाषा के द्वारा एक व्यक्ति अपने विचार, भाव, संवेगों को प्रकट कर सकता है। लेकिन सबसे मेन क्वेश्चन ये होता है कि ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी जो भाषा को लाया गया है। तो अभी पढ़ते हैं भाषा के उद्देश्य। आप इसको नोट कर सकते हैं। अब आते हैं भाषा के उद्देश्य या भाषा की आवश्यकता। अब जब भी हम प्राथमिक स्तर की बात करेंगे तो यहां से क्वेश्चन पट्ट पे होगा। अब क्वेश्चन पहला ये बनता है, देखो, एक तो आवश्यकताओं की पूर्ति, दूसरा आएगा इच्छाओं की संतुष्टि, नेक्स्ट आएगा ध्यान खींचने के लिए, नेक्स्ट देखेंगे हम दूसरों को प्रभावित करने के लिए, नेक्स्ट देखेंगे विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे सामाजिक मूल्यांकन के लिए, नेक्स्ट देखेंगे शैक्षिक उपलब्धि के लिए,
नेक्स्ट देखेंगे संप्रेषण के लिए यानी ये वो पॉइंट हैं जो आपको ये ध्यान रखना कि भाषा जो लाएगी वो इनके लिए लाएगी। पहला, एक तो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लाएगी। दूसरा, अगर वो आपसे ये कहता है इच्छाओं की संतुष्टि के लिए लाएगी। अब आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होगी? सपोज आपकी कोई ऐसी आवश्यकता है जिसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो उसके द्वारा हम भाषा का प्रयोग करेंगे। अब आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, दूसरा इच्छाओं की संतुष्टि होगी, तीसरा वो ये कहेगा ध्यान खींचने के लिए। अगर आप किसी भी भाषा का प्रयोग करते हैं तो दूसरों को प्रभावित करते हैं, तो ध्यान खींचने के लिए होती है। तीसरा वो कहता है दूसरों को प्रभावित करने के लिए। देखो, भाषा जब भी हम प्रयोग करेंगे तो एक तो सही भाषा होगी और दूसरी गलत भाषा होगी। अगर हमारी सही भाषा है तो दूसरों को प्रभावित करेगी, अगर गलत भाषा है तो दूसरों को प्रभावित करेगी। यानी हमारे द्वारा बोले गए जितने भी शब्द हैं वो किसका प्रयोग कर रहे हैं? भाषा का। जब भाषा का प्रयोग करेंगे तो प्रभावित भी करेंगे, ध्यान भी खींचेंगे, आवश्यकताओं की संतुष्टि भी होगी और इच्छाओं की संतुष्टि भी होगी। नेक्स्ट आता है विचारों का आदान प्रदान करने के लिए। जब हम किसी एक व्यक्ति जब किसी दूसरे व्यक्ति से बात करता है तो विचारों का आदान प्रदान होता है, यानी जिसके द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, विचारों का आदान प्रदान करें। जो कुछ भी कार्य हमें करना होता है वो किसके द्वारा होता है? हमारा भाषा के द्वारा। अब उसके बाद सामाजिक मूल्यांकन कैसे होता है? सपोज आप किसी समाज में रहते हैं, अब समाज में आप रह रहे हैं तो समाज में अन्य व्यक्तियों से आपका वार्तालाप होगा। जब वार्तालाप होगा तो वो आपको ये बताएंगे कि आपका बिहेवियर अच्छा है कि बुरा है। ये सब जानने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? सामाजिक मूल्यांकन। अब शैक्षिक उपलब्धि कैसे हासिल हो सकती है? सपोज आप अभी सीटेट का एग्जाम देंगे, जो सीटेट का एग्जाम देंगे तो उसमें आपके विचार ही तो जाने जाएंगे। एक व्यक्ति क्या रहे 110 नंबर और एक व्यक्ति क्या रहे 160 नंबर, 60 नंबर। तो ये एक व्यक्ति को कितनी उपलब्धि हासिल हुई? 110, और एक को कितनी हुई है? 60। लेकिन यहाँ पर किस भाषा का प्रयोग किया गया? लिखित भाषा का। यानी जो कुछ भी हमें उपलब्धि हासिल होगी वो किसके द्वारा होगी? भाषा के द्वारा। अब नेक्स्ट आता है संप्रेषण के लिए। एक बात ये ध्यान रखना, देखो इधर थोड़ा नोट डाल के पढ़ेंगे। भाषा को संप्रेषण के नाम से भी जाना जाता है। अब एक बात ध्यान रखना कि जो संप्रेषण होता है इसका भी शाब्दिक अर्थ विचारों का आदान प्रदान होता है। विचारों का आदान प्रदान और भाषा का भी अर्थ होता है विचारों का आदान प्रदान। अगर वो आपसे ये कहता है कि भाषा को हम दूसरे नाम संप्रेषण से जान सकते हैं, तो आपको लगाना जी हाँ, क्योंकि भाषा का भी शाब्दिक अर्थ विचारों का आदान प्रदान होता है और संप्रेषण का भी शाब्दिक अर्थ विचारों का आदान प्रदान होता है। अभी सीटेट जुलाई 2018 वाला पेपर देखेंगे, सीटेट जुलाई या शायद 2018 वाला पेपर था, उसमें क्वेश्चन एक ये बना था भाषा डैश, उसके 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन में लिखा था संप्रेषण। क्योंकि भाषा का दूसरा मैंने क्या बताया? संप्रेषण। भाषा का अर्थ क्या बताया? विचारों का आदान प्रदान। संप्रेषण का शाब्दिक अर्थ क्या बताया? विचारों का आदान प्रदान। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि हम भाषा को किसी दूसरे नाम संप्रेषण से भी जान सकते हैं। अब एक बात ध्यान रखनी है कि जो मैंने ये उद्देश्य लिखे, अभी यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। प्राथमिक स्तर पर जितनी भी बात होगी, एक बच्चे की नेचुरल प्राकृतिक जो चीज है उसकी संतुष्टि होने के लिए, उसकी आवश्यकता की पूर्ति होने के लिए हमें किसका प्रयोग करना है? इसका प्रयोग करना है। पहला आवश्यकता, अगर उसे भूख लग रही है तो रोएगा, तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति होगी। जब वो रोएगा तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करेगा, जो मैं आगे लिखाऊंगा। इच्छाओं की संतुष्टि, सब आपको पढ़ते पढ़ते प्यास लग रही है तो आप तुरंत बोल दो कि मम्मी एक गिलास पानी लेके आओ। ध्यान खींचने के लिए, दूसरों को प्रभावित करने के लिए, मैंने आपको ये पॉइंट लिखा है। सबका मेन उद्देश्य
नेक्स्ट आते हैं भाषा शिक्षण के सिद्धांत। देखो समझना, जब एक अध्यापक शिक्षण कार्य करेगा, आप लोगों को भाषा सिखाएगा, तो कौन कौन से सिद्धांतों का प्रयोग करेगा। सबसे पहले अनुकरण का सिद्धांत। भाषा विकास का सिद्धांत। साक्षर का सिद्धांत। आवृत्ति का सिद्धांत। अभिप्रेरणा का सिद्धांत। खोज का सिद्धांत। पुनर्बलन का सिद्धांत। सृजनात्मकता का सिद्धांत। ऐसे बहुत सारे हैं, बस इनको आप समझें। देखो, अनुकरण का सिद्धांत ये कहलाता है कि जब हम किसी बालक को प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले जो भी वो भाषा सीखेगा अपने परिवार के सदस्यों की भाषा को नकल करके सीखेगा। अगर एक परिवार ये है, देखो समझना, और एक परिवार ये है, ये परिवार गांव का है और ये परिवार शहर का है। इस परिवार में रहने वाला जो बच्चा वो गाली गलौज वाली भाषा सीखेगा, क्योंकि जिस परिवार में जैसी भाषा का प्रयोग किया जाएगा वो वैसी भाषा का प्रयोग सीखेगा। शहर वाले बच्चे उसको शिक्षित वाली भाषा सिखाएंगे, पढ़ना लिखना, अंकल मॉम डैडी, यहाँ पर क्या रे तू। यानी अनुकरण का सिद्धांत ये कहलाता है कि जब एक बालक को जैसा माहौल दिया जाएगा उसके हिसाब से उसमें भाषा का विकास होगा। वो कौन सा सिद्धांत कहलाता है? अगर आपसे ये कहता है कि एक बालक अपने परिवार के सदस्यों की भाषा को देखकर सीखता है, कौन सा सिद्धांत कहलाता है? अनुकरण का। अब भाषा विकास का सिद्धांत क्या कहलाता है कि अगर एक बालक को आप फ्री छोड़ दो, अब ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों से बात करवाइए, ज़्यादा से लोगों से आप उनसे मिलवाइए, तो उसमें भाषा का विकास ज़्यादा से ज़्यादा होगा। सपोज मान लेते हैं आज हमने उसको राजस्थान वाले व्यक्तियों से मिलवाया, कल हमने उसको बिहार वाले व्यक्तियों से मिलवाया, कल हमने उसको अरुणाचल प्रदेश वाले व्यक्तियों से मिलाया। यानी जितने व्यक्तियों से हम उस छात्र को मिलवाएंगे, उस बालक को मिलवाएंगे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उस भाषा का विकास होगा। अगर एक बालक को हमें ज़्यादा से ज़्यादा भाषा का विकास करना है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा बोलने के अवसर देने होंगे। वो कौन सा सिद्धांत कहलाएगा? भाषा विकास का। अब साक्षर का सिद्धांत क्या कहलाता है? अगर साक्षर मीन्स होता है जोड़ना। अगर एक बालक को हम वो वाले शब्द दें, वो वाले कंडीशन पैदा करें जिससे वो जो सीखना चाह रहा है, यानी अगर एक बालक क्रिकेट खेलना चाह रहा है, एक बालक क्रिकेट खेलना चाह रहा है और उसे क्रिकेट से संबंधित मैच दिखाएं और फिर प्लेयर के नाम पूछें, फिर विकेट का नाम पूछें, बॉलिंग का नाम पूछें, तो उसे एक तो यहाँ पर इंटरेस्ट है क्रिकेट का, ऊपर से उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो दोनों चीज़ जुड़ के होगी, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाषा का विकास होगा। क्योंकि साक्षर का मीन्स ये होता है कि अगर जिस क्षेत्र में वो जाना चाह रहा है उसी क्षेत्र से संबंधित उसको आगे बढ़ाया जाए तो उसमें भाषा विकास तेजी से हो। आवृत्ति का सिद्धांत क्या कहलाता है? आवृत्ति मीन्स होता है करत करत अभ्यास की। अगर एक बालक को ज़्यादा से ज़्यादा बार बार अभ्यास करने का अवसर दिया है, मैं साइकोलॉजी आज पढ़ा रहा हूँ, पेडागोजी आज पढ़ा रहा हूँ, एक साल में इसको पढ़ाना छोड़ दूँ तो क्या मैं ऐसे पढ़ा पाऊंगा? नहीं, क्योंकि भाषा कोई सा भी ऐसा क्षेत्र हो वो अभ्यास तो मांगता ही है। अपेड़ा का सिद्धांत क्या कहलाता है? अगर कोई एक बालक, देखो इस चीज़ को बहुत समझना, इस वाली चीज को समझना। देखो एक ये बालक है, एक तो इसके विचार होंगे और एक इसका लेखन होगा जो सुंदर होगा। बहुत से लोगों की राइटिंग अच्छी होती है लेकिन विचार अच्छे नहीं होते, बहुत से लोगों के विचार अच्छे होते राइटिंग अच्छी नहीं होती। तो हमें इस पे नहीं जाना है, हमें उसके विचार पर जाना है। और उसके विचार अगर कैसे भी सही,
अगर हम उसको बार बार मोटिवेट करते रहें तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाषा का विकास होगा। अगर उसने अच्छी लिखावट नहीं लिखी है, अच्छी राइटिंग नहीं लिखी है, आप उसको कम नंबर देते हैं लेकिन उसके विचार सबसे अव्वल है, तो वो सबसे बेस्ट माना जाएगा। क्योंकि हमें किसी व्यक्ति की भाषा का जो मूल्यांकन है वो लिखावट के आधार पर नहीं करना, वो किसके आधार पर करना है? विचार। क्योंकि जिस व्यक्ति के विचार अच्छे होते हैं, उसकी राइटिंग अच्छी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब खोज का सिद्धांत कहलाता है, हम एक व्यक्ति को स्वतंत्र, जीन पियाजे ने ये बोला है कि एक नन्हा वैज्ञानिक है, उन्होंने बोला स्वतंत्र छोड़ दिया है, एक बालक को फ्री छोड़ दो, वो जिससे जैसी बात कर रहा है उस वे में उससे बात करो, वो वाला कौन सा सिद्धांत कहलाता है? खोज का। अब पुनर्वलन का सिद्धांत क्या कहलाता है? देखो, पुनर्वलन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। जैसे हम बाद में बोलते हैं शाबाश बहुत अच्छे। अगर आपने अपनी क्लास में किसी छात्र से कोई क्वेश्चन पूछा है और उसने उस क्वेश्चन का आंसर गलत बताया है, थोड़ा बहुत गलत बताया, थोड़ा बहुत सही बताया, तो आप उसे डांट मत लगाइए, उससे आप ये कहिए कि आपने बेटे बताने की बहुत अच्छी कोशिश करी, अगर आगे से और कोशिश करेंगे तो आपका आंसर बहुत अच्छा आएगा, तो उसे मोटिवेट मिलेगा, पुनर्बल मिलेगा। अगर उसने गलत बताया और आपने उसे बोला चुप हो जाओ तुम्हें कुछ नहीं आता, तो वो आगे से बताएगा नहीं, लेकिन हम उसे मोटिवेट करेंगे कि आपने बताने की बहुत अच्छी कोशिश की है। कौन सा सिद्धांत कहलाएगा? पुनर्वलन। सृजनात्मकता का सिद्धांत क्या कहलाता है? कि जब एक व्यक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा विचार प्रकट करने की क्षमता का विकास करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव होगा। अगर आपने देखा होगा ये वाले ऐसे टाइप के जो भी क्वेश्चन आंसर होते हैं उसमें बालक डिक्टो नहीं लिखता, उसमें बालक क्रिएटिव होता है। जिस बालक में ज़्यादा से ज़्यादा विचार प्रकट करने की क्षमता होगी, ज़्यादा से ज़्यादा भाषा का विकास होगा, वो ये और ये हो सकता है, अन्यथा रटने वाला इनको नहीं लिख सकता। आप इनको नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। अब आते हैं भाषा के कौशल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आपसे ये पूछेगा कि भाषा के कौशल कितने हैं, तो आपको बताने 4। अब आपसे ये पूछेगा भाषा कौशल के प्रकार कितने हैं, तो आपको बताने हैं। दोनों तरफ से सुनना। अगर वो पूछे भाषा के कौशल कितने, 4, कितने प्रकार के, 2। देखो पहले हम पढ़ते हैं भाषा के कौशल है कौन कौन से। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अगर वो पूछे कितने भागों में बांटा गया है, तो हम इधर भाग पढ़ते हैं। प्रकार पूछेगा आपसे, तो आपको बताने हैं 2 प्रकार। पहला है सस्वरवाची, सुने थोड़ा पहले, बाद में पढ़ते हैं उसको, पहले थोड़ा डिटेल में इनको पढ़ते हैं। पहला है हमारा ग्रहात्मक, और दूसरा हमारा अभिव्यंजनात्मक। अब आपसे ये पूछेगा कि कौशल कौन दो भागों में बांटेंगे कौन कौन से, तो ग्रहात्मक कौशल में 2 आते हैं, एक आता है सुनना और एक आता है पढ़ना। अभिव्यंजनात्मक में 2 आते हैं, एक आता है बोलना और एक आता है लिखना। अब समझेंगे थोड़ा। इसका शब्द का अर्थ होता है ग्रहण करना और इसका शब्द का अर्थ होता है प्रकट करना। क्वेश्चन ये पुटअप होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल ग्रहात्मक है और कौन सा कौशल अभिव्यंजनात्मक। अब ग्रहात्मक में 2 आते हैं सुनना और पढ़ना, अभिव्यंजनात्मक में 2 आते हैं बोलना और लिखना। अब ग्रहात्मक में क्या होता है ग्रहण करना। जब हम सुनेंगे,
सपोज आप सुन रहे हैं तो ग्रहण कर रहे हैं, जब आप पढ़ेंगे तो ग्रहण करेंगे। लेकिन अभिव्यंजनात्मक में दो होते हैं, अभी मैं बोल रहा हूं तो कुछ न कुछ प्रकट कर रहा हूं, और उस टाइम आप लिख रहे हैं तो कुछ न कुछ प्रकट कर रहे हैं। अगर आपसे ये पूछे भाषा के कौशल टोटल कितने? 4। कौन कौन से? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अगर ये पूछे कितने प्रकार है? 2, ग्रहात्मक और अभिव्यंजनात्मक। ग्रहात्मक कौशल कौन कौन से होते हैं? सुनना और पढ़ना। अभिव्यंजनात्मक कौशल कौन से होते हैं? बोलना और लिखना। अब इधर देखेंगे थोड़ा नोट डाल के, देखो भाषा के चार कौशल। एक क्रम में सीखे जाते हैं। भाषा के चार कौशल अंतर संबंधित होते हैं। श्रवण कौशल को अन्य 3 कौशल का आधार माना जाता है। किसी व्यक्ति की पहचान मौखिक कौशल से होती है। लेखन कौशल को स्थायी व द्वितीयक कौशल भी कहते हैं। जो प्रोडक्ट यानी उत्पाद तैयार कराता है। समझना बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट लगा है। अगर वो आपसे कहता भाषा के कौशल कितने? हमारे 4 हैं। कौन कौन से? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। आपको इसको ट्रिक में भी देख लेना, और आता बहुत है। SBPL, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अगर वो ये कहता है कि भाषा के कौशल को कितने भागों में बांटा गया, तो आपको बताने 2, ग्रहात्मक और अभिव्यंजनात्मक। अगर वो पूछता है निम्न में से ग्रहात्मक कौशल कौन सा है और अभिव्यंजनात्मक कौशल कौन सा है, तो ग्रहात्मक कौशल कौन सा? सुनना और पढ़ना। अभिव्यंजनात्मक कौशल कौन सा? बोलना और लिखना। मैंने आपको यह भी बता दिया, ग्रहात्मक का शब्द अर्थ बताया ग्रहण करना, अभिव्यंजनात्मक का शब्द अर्थ प्रकट करना। जब हम सुन रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं तो ग्रहण कर रहे हैं, पढ़ेंगे तो ग्रहण करेंगे। लेकिन अभी मैं बोल रहा हूं तो कुछ को प्रकट ही कर रहा हूं। अब मैं बोल रहा हूं, प्रकट कर रहा हूं, जब आप वहां लिख रहे होंगे तभी प्रकट करेंगे, वो तो ठीक है। लेकिन थोड़ा इधर, ये दोनों पॉइंट जो है आपकी किस्मत पर डिपेंड करेंगे। अब सीबीएसई क्या करता है कि इन दोनों ऑप्शन में से ये पूछेगा निम्न में से कौन सा भाषा के कौशल के बारे में सही कथन कौन सा है, तो सबसे पहले वो ऑप्शन दोनों को देगा कि भाषा के 4 कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं। ये बात सही है। जब तक व्यक्ति सुनेगा नहीं तब तक कुछ बोलेगा नहीं, जब तक बोलेगा तब तक पढ़ेगा नहीं, पढ़ेगा तभी लिखेगा, ये क्रम से सीखे जाएंगे। दूसरा, भाषा के 4 कौशल अंतर संबंधित होते, ये भी बात सही है। अगर किसी व्यक्ति में सुनना नहीं होगा तो तीनों नहीं होंगे। भाई अगर एक व्यक्ति, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं और आप अभी सुन ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या बोल पाएंगे, क्या पढ़ पाएंगे, क्या लिख पाएंगे? नहीं।
ये दोनों ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन दोनों ऑप्शन आते हैं और वो सीबीएसई लगाता किसको है, वो आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है। निम्न में से कौन सा भाषा के कौशल के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए, तो ये वाला ऑप्शन मिलेगा। भाषा के 4 कौशल क्रम में सीखे जाते हैं, ये वाली बात सही है। भाषा के 4 कौशल अंतर संबंधित होते हैं, ये भी बात सही है। अब आपसे ये पूछे निम्न में से कौन सा कौशल अन्य 3 कौशलों का आधार है, तो श्रवण कौशल। अगर आपसे क्वेश्चन ये मैं अपनी भाषा में कहूँ इन 4 कौशलों में से वह कौन सा कौशल है जिसको हटा देने के बाद पूरे कौशल बेकार हो जाएंगे, तो वो कौन सा कौशल है हमारा, सुनना कौशल। क्योंकि तभी तो बोला गया श्रवण कौशल को अन्य 3 कौशलों का आधार माने। आधार माने बेस। अगर श्रवण कौशल किसी व्यक्ति में नहीं होगा, अगर आप किसी बात को सुन ही नहीं पाएंगे, तो क्या इन 3 कौशलों का प्रयोग कर पाएंगे, नहीं। अगर आपसे ये पूछे किसी व्यक्ति की पहचान किस कौशल से होती है, तो मैंने आपको बताया मौखिक कौशल से होती है। अगर आपसे ये पूछे कौन सा कौशल स्थायी होता है या द्वितीय होता है, तो आपको बताना है लेखन कौशल। और कौन सा कौशल प्रोडक्ट यानी उत्पाद तैयार कराता है, तो बताता है लेखन कौशल। अभी आप इसको नोट कर लें, फिर चलते हैं वाणी या व्याकरण की बात। हो गया देखो, अब आता है वाणी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें क्या करते हैं हम कि ये समझ लेते हैं कि वाणी और बोली जो होती है, वाणी या बोली जो भाषा होती है, वो एक ही मानी जाती है, लेकिन अलग होता है। देखो, वाणी भाषा का विशिष्ट रूप होता है। बोली किसी विशिष्ट क्षेत्र में रख दो, विशिष्ट क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा होती है। जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के विशिष्ट क्षेत्र की पहचान होती है। अब इधर देखते हैं नोट डाल के। वाणी और भाषा दोनों अलग अलग होती हैं। सबसे पहले भाषा आई, उसके बाद बोलियां वाणी का जन्म हुआ। एक और देखेंगे, प्रत्येक व्यक्ति की वाणी या बोली उसकी स्वाभाविक या मातृभाषा होती है। समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं।
बहुत से लोग क्या करते हैं कि वाणी और भाषा को एक ही समझ लेते हैं, जबकि दोनों अलग अलग हैं। मैंने बताया कि वाणी भाषा का एक विशिष्ट रूप होता है। कहते हैं ना, देखो ये हमारे पापा जी हैं, इनके एक संतान है वाणी। अब सबसे पहले जो पापा जी हैं, इसकी से वाणी जो बेटा है, तो पहले पापा की उत्पत्ति हुई, बेटा की, तो पापा की हुई, तो जो भाषा है सबसे पहले वो आई। अब सपोज है एक बिहार का है और एक अलीगढ़ का है, ये बिहारी भाषा बोलेगा और ये अलीगढ़ की बोलेगा, लेकिन ये दोनों प्रयोग तो हिंदी भाषा का करेंगे ना। सिंपल सा फंडा भाई, दोनों हिंदी भाषा का ही तो प्रयोग करेंगे। ऐसा तो नहीं कि बिहार का उर्दू की कर देगा और अलीगढ़ वाला हिंदी कर देगा, नहीं, दोनों किस हिंदी का प्रयोग करेंगे, हिंदी का प्रयोग करेंगे, लेकिन दोनों ने जो प्रयोग किया है वो हिंदी का किया है और हिंदी हमारी भाषा है। लेकिन बिहार की जो अपनी मातृभाषा बोली गई है वो उसकी वाणी बोली गई, अलीगढ़ की जो बोली गई है वो अलीगढ़ वाली बोली गई है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि पहले ही बोलते हैं कि सब पहले तो वाणी आई, जबकि गलत है। मैंने बताया वाणी भाषा का एक विशिष्ट रूप होता है, बोली किसी विशिष्ट क्षेत्र में बोली जाने वाली होती है। अब बिहार में अलग बोली जा रही है, अलीगढ़ में अलग बोली जा रही है, लेकिन दोनों जगह अगर देखा जाए तो हिंदी भाषा का प्रयोग हो रहा है। अब आपसे ये पूछेगा कि किसी व्यक्ति के विशिष्ट क्षेत्र की पहचान किसके द्वारा होगी, तो मैंने बताया है वाणी के द्वारा। बिहार का बच्चा है, बोलेगा, मुंह खोलेगा तभी तो पहचान लेगा। वाणी और भाषा दोनों अलग अलग होती हैं। सबसे पहले भाषा आई और उसके बाद वाणी का जन्म हुआ, और प्रत्येक व्यक्ति की वाणी या बोली उसकी स्वाभाविक या मातृभाषा होती है। अगर आपकी क्लास में एक बालक आ रहा है और वो अमन को अमना बोल रहा है, तो वो उसकी वाणी है, लेकिन राइट आंसर अमन है, और बोल क्या रहा है, अमना है, लेकिन दोनों जगह तो वो हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहा है। लेकिन दोनों में देखा जाए तो इस जगह अमन बोल रहा है और इस जगह अमना बोल रहा है, तो अमना बोल रहा है वो उसकी क्या है, वाणी है, और यहाँ पर जो अमन बोल रहा है वो उसकी क्या है, वाणी है। लेकिन दोनों को देखा जाए तो किसका प्रयोग कर रहा है, हिंदी का प्रयोग कर रहा है। तो इस वजह से जो वाणी होती है वो प्रत्येक व्यक्ति की स्वाभाविक यानी मातृभाषा होती है। क्लियर है? सबसे पहले क्या आया, वाणी है, भाषा, भाषा ही। भाषा छोटी है बड़ी, बड़ी है, उसका छोटा रूप क्या है, वाणी। अगर आपसे ये पूछे किसी व्यक्ति के विशिष्ट क्षेत्र की पहचान किसके द्वारा हो रही है, वाणी या बोली के द्वारा। अगर आपसे ये पूछे भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया, जो मैं पहले बता चुका हूं आपको, चौमस्की ने। भाषा समस्या का जनक किसका कहा था, मैकाले। और त्रिभाषा सूत्र किसने दिया, कोठारी आयोग ने। अब नेक्स्ट चलते हैं व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं, देखो पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये कहता हूँ कि कभी भी प्राथमिक स्तर पर हमें व्याकरण से संबंध कुछ भी नहीं लगाना है, लेकिन समझ लेते हैं व्याकरण कहते किसे हैं। देखो व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो हमें यह बताता है कि वाक्य में कौन सा शब्द कहां पर, कॉमा किस जगह, और किस अर्थ में लगाना है। अब थोड़ा देखेंगे व्याकरण के द्वारा भाषा को सही क्रम
सही अर्थ और व्यवस्थित रूप प्रदान किया जाता है। समझ। व्याकरण किसे कहते हैं कि हिंदी भाषा जो आई है उसको सही मार्ग पर लाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? व्याकरण का। उसको क्रमबद्ध रूप प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? व्याकरण का। उसको सही अर्थ रूप प्रदान करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? व्याकरण का। इससे आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वाले में मैंने आपको बता दिया भाषा किसे कहते हैं, भाषा के उद्देश्य बता दिए, भाषा का विकास बता दिया, भाषा समस्या बता दिया, त्रिभाषा बता दिया, बोली बता दी, वाणी बता दी और भाषा के सिद्धांत बता दिए, भाषा के प्रकार बता दिए और भाषा के कौशल बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में व्याकरण को डिटेल में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद बहुभाषिकता बात पढ़ते हैं। कई 6 चैप्टर जो मैंने अभी आपको शुरुआती दौर में बताए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।